हेलो एवरीवन। ये हमारा थर्ड पार्ट है जून के प्रीलिम्स का। पहले 2 पार्ट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ जून मंथ का प्रीलिम्स का पार्ट है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम मेंस का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ कोल गैसिफिकेशन। अभी देखिए, जो भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी रीज़न से न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, कभी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी नहीं होता इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल कोल मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी कोल गैसिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए 37,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, राइट। सो दिस मीन्स that this is going to be very important. It is a huge amount, right? And you can write this in mains as well if you can remember certain facts. So from this magazine itself, जो prelims की magazine है, you can add some facts in your sheet या notes which you can use in your answer writing as well. Now what is coal gasification? Coal gasification is a process. एक process है जो क्या करता है, convert करता है coal या lignite को into syngas. syngas क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, राइट। पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है हाई टेम्परेचर में इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कंबशन। डायरेक्ट कंबशन होता है जलाना किसी चीज को, तो उसमें क्या होता है, फुल ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की फुल प्रेजेंस में। ये होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन कम होगा, राइट, और हाई टेम्परेचर पे होगा, राइट। सो जो सिन गैस है ये किस चीज के लिए यूज होती है? फर्टिलाइजर, मेथेनॉल, सिंथेटिक नेचुरल गैस, हाइड्रोजन एंड अदर केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम होगी इस पैकेज की वजह से। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? प्रेशराइज फ्लूइडाइज बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इसका नाम याद रखना है टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। इंडिजीनियस कोल की जो टेक्नोलॉजी है ये डिप्लॉय किया बीएचईएल ने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, भैल, यू नो, ठीक है। अराउंड 80 to 90% ऑफ जो इक्विपमेंट है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और अब गैसिफिकेशन क्या होते हैं? गैसिफिकेशन और कंबस्शन में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मैंने बताया, गैसिफिकेशन से सिन गैस बनती है क्योंकि लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ये सिन गैस है। जबकि फुल कंबस्शन से कोल जो है फुल वो के CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज अ क्लीनर फ्यूल। देन अमोनिया गैस नेक्स्ट। अमोनिया गैस लीक हुई थी अभी तिरुवल्लुवर में, तमिलनाडु में, इसलिए न्यूज में है। हमें उस चीज से मतलब नहीं है, एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं मीन्स में, बट द थिंग इज इफ अमोनिया इज इन न्यूज तो लेट्स रीड अबाउट इट, लेट्स हैव सम नॉलेज अबाउट इट। अमोनिया इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस जो कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से बनी होती है। NH3 इसका फॉर्मूला होता है, राइट। इंडस्ट्रियल अमोनिया इज प्रोड्यूस थ्रू हैबर बॉश प्रोसेस। तो प्रोसेस का नाम वी शुड रिमेंबर, हैबर बॉश प्रोसेस, ठीक है। नाइट्रोजन, इसकी प्रोसेस को याद नहीं रखना क्या है, बट नाम, सिर्फ नाम याद रखना है। तो अमोनिया के कुछ क्वालिटीज या कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो अगर वाटर में सोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है। दिस कैन इरिटेट आई, स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसीलिए जो अमोनिया गैस लीक हुई है इसकी वजह से इश्यू हुआ है, ठीक है। अमोनिया मैक्सिमम यूज होता है फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट वगैरह। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट है। और नाइट्रिक एसिड, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, एक्सप्लोजिव्स एंड डाइज में यूज होता है अमोनिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। एक्सीडेंटल लीक है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकती है, बर्न्स हो सकते हैं, हैजर्ड्स, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज सीतापुर में 250 वाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो अप्रूव किया है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेटर यूज के लिए स्टोर करता है, स्पेसिफिकली फॉर इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जैसे कि सोलर एंड विंड। अब इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं? वो एनर्जी सोर्सेज जो रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अगर सनलाइट नहीं है तो नहीं हो पा रही है, तो इंटरमिटेंट है। लेकिन अगर जब हो पा रही है तब अगर उसको स्टोरेज कर सकते हैं, सिमिलरली विंड को अगर स्टोर कर लेते हैं तो लेटर जब सनलाइट नहीं है या विंड नहीं है उस टाइम पे इट कैन बी यूज। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और उनके लिए ये जो BESS सिस्टम है दैट इज हाईली यूजफुल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सोलर पैनल के थ्रू जो जनरेट होती है वो डायरेक्ट करंट होता है, और इसको बाद में अल्टरनेटिव करंट में वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं थ्रू पावर कन्वर्जन सिस्टम्स, ठीक है। लेकिन बैटरी में, बैटरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट जो क्लीन एनर्जी एडोप्टेशन को
एडॉप्शन को ये है सपोर्ट करता है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। रिसेंटली जो ईरान इसराइल एंड यूएस वॉर जो है उसमें हिजबुल्लाह ने लेबनान के अंदर कुछ फाइबर ऑप्टिक रिलेटेड ड्रोन्स यूज किए थे। इससे ज्यादा मतलब नहीं है, बट फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दे आर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स रादर देन जो नॉन वायरलेस रेडियो सिग्नल से जो यूज होते हैं, राइट। सो ड्रोन्स आर यूएवीज, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये वाले जो ड्रोन होते हैं दे डोंट यूज दिस रेडियो सिग्नल्स। तो रेडियो सिग्नल नहीं यूज करते, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दे विल बी मोर एफिशिएंट, ठीक है। प्रॉब्लम जो आती है मोस्टली जो ड्रोन्स में, क्योंकि रेडियो सिग्नल से जो ड्रोन चलते हैं तो अगर सिग्नल जैम कर दिया जाए तो ड्रोन्स दे कैन नॉट बी यूज्ड। सो ये जैमिंग वाले सिग्नल जैमिंग वाला जो है उसका एक तोड़ है काइंड ऑफ, राइट। तो केबल के थ्रू कम्युनिकेशन होती है तो कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी ये जनरेट ही नहीं करता, तो इसलिए इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। तो आरएफ जो रेडार है उनसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, जैमिंग नहीं कर सकते, स्पूफिंग नहीं कर सकते, सिग्नल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, राइट। अब स्पूफिंग जैमिंग इंटरप्रिटेशन तो आपको पता है, स्पूफिंग क्या होती है, एक्ट ऑफ इम्पर्सनेटिंग अ ट्रस्टेड सोर्स बाय फॉल्सिफाइंग आइडेंटिटी और डाटा टू डिसीव यूजर्स और सिस्टम, ठीक है। मतलब इम्पर्सनेट करते किसी और की तरह, ट्रस्टेड सोर्स की तरह। तो अगर इसको स्पूफिंग अगर कर ली जाए ड्रोन की, तो जो जहां से सिग्नल आ रहा है उसको ये ओरिजिनल सिग्नल मानेगा, ठीक है, एंड इट कैन बी यूज्ड बैक, ठीक है, ऑन द पर्सन हु इज यूजिंग इट, ठीक है। अगर मान लो मैं ड्रोन को उड़ा रहा हूँ और उस ड्रोन को स्पूफ कर लिया जाए तो द अदर पर्सन जो भी उसको स्पूफ करेगा ही और शी कैन यूज इट अगेंस्ट मी इटसेल्फ, ठीक है। इसको स्पूफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेंगू वैक्सीन। अभी रिसेंटली जुलाई में ही कडेंगा जो तकेडा की है, तकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स की, इंडिया में अप्रूव हो गई है जुलाई में, लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट मंथ की मैगजीन में पढ़ेंगे। डेंगू वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली ब्राजील ने क्या किया, ये ब्यूटेन डेंगू वैक्सीन जो है उसको ब्राजील ने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। और इंडिया की एक और वैक्सीन थी डेंगी, और इसके ऊपर भी सस्पिशन आ गया है इसकी वजह से, राइट। अब डेंगू वैक्सीन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टेट्रावैलेंट होनी चाहिए। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, 4 सीरोटाइप्स, जो 4 टाइप ऑफ डेंगू वायरस है, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4, चारों के अगेंस्ट एक्टिव होनी चाहिए, नहीं तो ज्यादा यूजफुल नहीं होगी, ठीक है। अगर ओनली एक या दो या इवन 3 के अगेंस्ट भी है तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क कि फोर्थ जो स्ट्रेन है, फोर्थ जो सीरोटाइप है उसके थ्रू वो हो जाए, मतलब कि मे बी इन्फेक्शन हो जाए, राइट। सो जो इंडिया में अभी डेंगी ये ऑल है, जो डेंगी ऑल, ये अगेन टेट्रावेलेंट है, ये पनेशिया बायोटेक बना रहा है, ठीक, आईसीएमआर के कोलैबोरेशन में। अभी फेज 3 ट्रायल इसने कंप्लीट कर लिए हैं। जो कडेंगा है, जो तकेडा की है, ये अप्रूव हो चुकी है आफ्टर फेज 3 ऑफ ट्रायल, ये अप्रूव हो चुकी है। जो ब्रिटेंटन डीवी है ब्राजील में, और डेंगा वैक्सिया सनोफी की है, ठीक है। ये सारी जो है अभी इन्होंने मतलब कि अभी अंडर ट्रायल है, ठीक है, राइट। बाकी ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इवन जो हमारी कटेंगा है ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। मेजर चैलेंज क्या है, बैलेंस्ड इम्यूनिटी। सारे सीरोटाइप के अगेंस्ट अगर कोई इम्यूनिटी नहीं है तो दैट इज नॉट वेरी यूजफुल, ठीक है। अब डेंगू वायरस क्या है, जीनस है फ्लेवी वायरस, जीनस का एक वायरस है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, और एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है जो जीका, चिकनगुनिया और येलो फीवर को भी ट्रांसमिट करता है, यही मॉस्किटो। वाई फीमेल, क्योंकि जो मेल मॉस्किटो है वो कभी भी ब्लड नहीं सक करता, राइट, ठीक है। वो वेजिटेरियन होता है एंड यूजेस मतलब फ्रूट जूसेस वगैरह या फ्लावर वगैरह उस पर रहता है। सिर्फ फीमेल मस्कीटो ही है जो एनिमल्स को या ह्यूमंस को बाइट करते हैं, इसीलिए जितने भी इन्फेक्शन ह्यूमन के अंदर होते हैं सारे फीमेल मॉस्किटो से होते हैं। फीमेल एनोफिलीज फॉर मलेरिया फॉर एग्जांपल, या फिर फीमेल एडिस एजिप्टी फॉर जिका, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड डेंगू, राइट। नेक्स्ट इज डाउन ब्लेंडिंग प्रोसेस। डाउन ब्लेंडिंग प्रोसेस होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि क्यों है न्यूज में। अभी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ था, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो पता नहीं कितनी बार ऊपर नीचे होगा। लेकिन डाउन ब्लेंडिंग होता क्या है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको लो एनरिच्ड यूरेनियम बनाने के लिए। तो आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा कि यूरेनियम U-238 और U-235 दो फॉर्म्स में होता है। U-238 जो होता है वो यूजफुल नहीं होता फॉर एनर्जी जनरेशन और इवन फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है।
तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है डाउन ब्लेंडिंग का कि जो एनरिच्ड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 235 है उसको कम करें ताकि सिविल न्यूक्लियर एप्लीकेशन के लिए ही यूज हो पाए, नॉट फॉर एनी अदर पर्पज या मिलिट्री पर्पज। IAEA इसको वेरीफाई करेगा और जो डाउन ब्लेंडिंग है यूरेनियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है U235 की वो 5% से कम पे ले आता है, राइट। सो दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए, ठीक है। आप प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम होता है उसमें 20% से ज्यादा U235 होता है, वेपन ग्रेड यूरेनियम जिसको बोलते हैं। इवन वेपन ग्रेड में 90% तक हो सकता है, ठीक है, जबकि लो एनरिच में बिलो 5% होएगा जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूज हो सकता है, राइट। दिस इज इनफ फॉर आवर जो डाउन ब्लेंडिंग का मतलब और यूरेनियम एनरिचमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। नाउ ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल हाईजैकिंग, बीजीपी हाईजैकिंग। अभी क्या हुआ आपको पता है, टेलीग्राम में डिस्ट्रप्शन होता रहता है, तो फाउंडर ने बोला कि किसी ने हाईजैक कर लिया है। इस हाईजैकिंग के प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल हाईजैकिंग, ठीक है। बीजेपी हाईजैकिंग होता क्या, बीजीपी हाईजैकिंग सॉरी, व्हेन अ malicious or misconfigured autonomous system falsely advertises ownership of the IP address range causing internet traffic to be redirected through an unintended network, ठीक है। अब समझ लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम है, ऑटोनोमस सिस्टम है जो मलिशियस है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि ओनरशिप की तरह, ओनर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो रूट चेंज कर दे रहा है। अगर हम लेमैन में भाषा में बात करें, लेमैन लैंग्वेज में, तो इट इज जस्ट रीराउटिंग द ट्रैफिक, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना, सॉरी, बीजीपी जो होता है ये राउटिंग प्रोटोकॉल है जो ऑटोनोमस सिस्टम है। ये आईएसपी, जितने भी आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जियो इज वन ऑफ द आईएसपी, ठीक है, तो ये उसको मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, और जो एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अटैकर्स जो है बीजीपी को ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, शॉर्टर राउट करेंगे, इसकी वजह से मे बी डेटा थेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। हाईजैकिंग में प्रोजेस रिस्क, साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग में, क्लाउड सर्विसेज में, डिजिटल कम्युनिकेशन में, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इट कैन पोज सर्टेन चैलेंजेस, राइट। देन कमिंग टू E85 फ्यूल, सबको पता है नाउ इट इज मैंडेटरी E20 फ्यूल इंडिया में, ठीक है। E20 का मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग इज 20% एंड 80% पेट्रोल, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने अभी नेचुरल गैस ने E85 फ्यूल लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के कुछ आउटलेट्स पे अभी के लिए, ठीक है। E85 इज 80 to 85% एथेनॉल एंड 15 to 25% पेट्रोल। ये किस में डलेगा, सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो अप्रूव्ड है, डिजाइन है इसके लिए स्पेसिफिकली, उसमें ही डलेगा, राइट। देन दीज आर कंपैटिबल विद E20 to E100, दीज एफएफपीज के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इट मेन इनिशिएटिव का पर्पज है टू रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना, ठीक है। इंडियाज एथेनॉल ब्लेंडिंग जो 2014 में 1.53% इज नाउ इट इज अराउंड E20, इट इज अराउंड 20% नाउ, ठीक है। E85 जो है दैट विल बी अराउंड 20 रुपीज पर लीटर लोअर देन कन्वेंशनल एनर्जी, ज्यादा मतलब नहीं है, इससे भी हमें मतलब नहीं है कितने हुआ है क्योंकि इट इज अ डायनेमिक डेटा, ठीक है। इंडिया टारगेट is by 2030-31 26% ethanol blending overall India's target है, तो this is why it is important, ठीक है। now flex fuel vehicle, इंडिया ने फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल जो है अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है विद मारुति सुजुकी। डेवलप किसने किया, मारुति सुजुकी ने, राइट। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एज आई टोल्ड इट कैन वर्क ऑन एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्रॉम 20 to 100%। तो द व्हीकल है उसके अंदर फ्यूल कंपोजिशन सेंसर होता है, तो जैसे जैसे जिस हिसाब से फ्यूल आएगा, अगर E20 आएगा, E40 आएगा, वट एवर इट इज, तो इट एडजस्ट इट्स इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू द फ्यूल, ठीक है। तो ये ठीक है, ये BIS ने वो किया है, रिकॉग्नाइज किया है BIS और नीति आयोग ने E85 एज द स्टैंडर्ड फ्यूल स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। मतलब इंडिया में अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एंड BIS के अकॉर्डिंग जितने भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बनेंगे that has to be compatible with E85 minimum, ठीक है। और जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से डिफरेंट होते हैं। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है एथेनॉल एंड पेट्रोल ब्लेंड पे चलेंगे, वेरिंग डिग्री फ्रॉम 20 to 100। हाउएवर जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये दोनों पे चलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब कि जो चार्ज बैटरी पे और पेट्रोल पे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड दिस फ्लेक्स फ्यूल,
ठीक है। देन दिस इज बेबेसियोसिस, दिस इज इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ क्या, रिसेंटली गिर नेशनल पार्क, आपको पता है, इट इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक ही जगह पे मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ दो जो एशिया उनके कब्ज है, मतलब बच्चे हैं, दे डाइड, राइट। नाउ व्हाट इज बेबियोसिस, बेबियोसिस इज टिक बॉर्न प्रोटोजोन डिजीज। टिक समझते हो, जो पिस्सू होते हैं वो काट लेते हैं जैसे प्लेग, राइट। सो इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट ऑफ जीनस बेबेसिया, दैट इज बाय बेबेसियोसिस, ठीक है। और ये इसका मेन वो क्या होता है, इट डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं बॉडी में, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, हमें ज्यादा मतलब नहीं है उस चीज से किस जॉनर से किस फैमिली की है। सीवियर इन्फेक्शन जो होगा उस दैट में कॉज वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग हाई फीवर, वीकनेस, जॉन्डिस, हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है, हेमोलाइसिस। देन हीमोग्लोबिन्यूरिया, मतलब यूरिन में ब्लड आना, हाइपोटेंसिव शॉक मतलब लोअर ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, दीज थिंग्स इट कैन ब्रिंग। तो इसकी वजह से इन सर्टेन टाइम देयर कैन बी डेथ्स एज वेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इसकी बेवेसिया बोविस, बेवेसिया बैक्जीमिना एंड बेवेसिया डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये लाइफ स्टॉक्स को, वाइल्ड लाइफ को और कभी कभी ह्यूमंस पे भी अटैक कर देते हैं। तो इट इज वन ऑफ द जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं, द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय एनिमल्स, ठीक है, जूनोटिक डिजीज होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज चंद्रयान 2 ड्यूअल फ्रीक्वेंसीज, जो SAR है अपना, सिंथेटिक एपर्चर रडार है, उसके बारे में न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट जो है फ्रॉम PRL अहमदाबाद में हमारी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, उन्होंने चंद्रयान 2 के डेटा को यूज किया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर apparatus इज देयर, राइट। अब उसके बारे में देखें क्या है। ये चंद्रयान 2 के अंदर है, एल बैंड एस बैंड है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, राइट। इसका पर्पज क्या है, सबसे पहले तो जो डेटा आया है उससे हमें पता चला है कि वाटर आइस फ्रॉम रॉक्स एंड रफ टेरेन से इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। वाटर आइस को, मतलब जो पानी की वजह से बर्फ बनी है, और जो रॉक है उसको डिफ्रेंशिएट किया इसने, ठीक है। दैट देर इज अ बरीड आइस विद इन 1.1 किलोमीटर, एक मून के अंदर क्रेटर है, क्रेटर, ठीक है, फस्टीनी क्रेटर है, उससे 1.1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर थोड़ी आइस मिली है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एपरेटस, जो कि चंद्रयान 2 के ऊपर है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं होता क्या है। सिंथेटिक एपरेचर रेडार जो SAR है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, मतलब माइक्रोवेव को एमिट करके उसको सेंस करेगा रिमोटली, ठीक है, अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, एंड थ्रू आउट द डे नाइट क्लाउड्स डस्ट डार्कनेस, कुछ भी चीज है वो इसको इम्पैक्ट नहीं करेगी, मतलब इवन इफ देर इज नो सनलाइट in that part of the moon, still it can detect this ice, right। तो ये है इसका पर्पज। तो मोस्टली SAR का मतलब और इसका पर्पज हमने देखना, और ये चंद्रयान 2 में था, राइट। सो दिस इज होल पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। देन ब्लू माइक्रो मून, तो अभी रिसेंटली जो है जून में हमें ब्लू माइक्रो मून दिखा। और ब्लू माइक्रो मून होता क्या है, सबसे पहले तो ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून जो होता है, अगर किसी एक कैलेंडर मंथ में, फॉर एग्जाम्पल जून एक कैलेंडर मंथ है, जुलाई एक कैलेंडर मंथ है, राइट, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इफ देर आर मतलब 2 फुल मून्स, है ना, तो सेकेंड फुल मून ऑफ दैट कैलेंडर मंथ विल बी कॉल्ड एज अ ब्लू मून, ठीक है। सेकेंड फुल मून ऑफ एनी सिंगल कैलेंडर मंथ, सॉरी, वुड बी कॉल्ड एज अ ब्लू मून। ये तो हो गया ब्लू मून। माइक्रो मून कौन सा होता है, जब मून अपोजी पे होता है, ठीक है, तो उसको माइक्रो मून कहते हैं, ठीक है। तो जब ब्लू मून जो है वो उस टाइम पे आता है जबकि अपोजी पे के ऊपर मून हो अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस, अपोजी इज फारदेस्ट डिस्टेंस। तो व्हेन द मून इज एट द फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिट, तो उसको बोलते हैं अपोजी। और उस अपोजी कंडीशन जब ब्लू मून के दिन ही होती है तो उसको ब्लू माइक्रो मून कहते हैं। अब देखो मून के, क्योंकि मून जो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, तो ये मान लो अर्थ है, ये मून है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो रहेगा दैट इज पेरिजी, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज अपोजी, द फारदेस्ट डिस्टेंस। अपोजी इज अराउंड 4,05,945 किलोमीटर, ये डिस्टेंस जो है, एंड जो पेरिजी है दैट इज 3,63,300 किलोमीटर, राइट। तो आप देख सकते हो इतने डिस्टेंस का अगर डिफरेंस है अराउंड 40,000 किलोमीटर, मोर देन 40,000 किलोमीटर का, तो मून के साइज में डिफरेंस लगेगा ही लगेगा। अपोजी पे जो मून है छोटा दिखेगा, डिमर दिखेगा, इसलिए इसको माइक्रो मून बोलते हैं।
तो अराउंड 14% स्मॉलर होता है, और सुपर मून जो होता है, जो पेरिजी पे होता है, उसको सुपर मून बोलते हैं, वो बड़ा होता है भाई अराउंड 30% ऑफ डायमीटर। ठीक है। ब्लू मून का मतलब ऐसा नहीं है कि मून ब्लू कलर का दिखेगा, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन अ कैलेंडर मंथ। ठीक है, सुपर मून फ्लू मून बता दिया। नाउ कमिंग टू पोटैटो पैच कोरल, एक टाइप ऑफ कोरल मिला है। ठीक है, कोरल कॉलोनी मिली है कहाँ पे, कैटमेट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लिविंग कोरल कॉलोनी है ऑफ पोटैटो पैच कोरल। सबसे पुरानी पोटैटो पैच कोरल मिला है, अराउंड 700 to 1800 ईयर्स पुरानी हो सकती है। ठीक है, 1 एकड़ में है उससे हमें मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट से है क्या ये, लार्ज डोम शेप्ड और माउंड लाइक कोरल कॉलोनीज दैट ग्रो वेरी स्लोली ओवर सेंचुरी। स्लो ग्रोथ है, बड़ी होती है, डोम शेप्ड होती है। ठीक है, शैलो डेप्थ पे होती है, मतलब बहुत डीप कोरल नहीं है, शैलो डेप्थ पे है। इससे पता चल रहा है लक्षद्वीप पे कोरल रीफ इकोसिस्टम की क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये कॉलोनीज अगर रेजिलियंट है, इतने सालों से अगर वहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि कोरल के एडेप्टेशन के बारे में पता चलता है, इवन अंडर द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो काफी हद तक कोरल ब्लीचिंग काफी होती रहती है। ठीक है, तो इस कोरल ब्लीचिंग के ड्यूरेशन में भी अगर ये पोटैटो पैच कॉलोनी है, ये अगर सर्वाइव कर रही है, दैट मीन्स it can survive changing climatic condition. This is the purpose, right? Then biomimicry, biomimicry क्या होती है, डिजाइन स्टडी करती है किसको, नेचर्स डिजाइन प्रोसेस एंड इकोसिस्टम। ठीक है, जो भी नेचुरल चीजें हैं उसको एक्सट्रापोलेट करेंगे हम अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको बोलते हैं बायोमिमिक्री। बेसिक समझने के लिए, बाकी अभी समझाते हैं। ठीक है, तो जनीन बेनियस ने इसको लेट 90s में पॉपुलराइज किया था इस कंसेप्ट को। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे नेचर को, मिमिक्री करेंगे। मिमिक्री समझ लो, किसी को वैसे कॉपी करना, राइट, किसी के तरह बातें करना, तरह काम करना, राइट। तो नेचुरल जो भी सिस्टम है उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को ये अंडरस्टैंड करेंगे और उसको रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इसका, जापानीज जो ये है बुलेट ट्रेन है। ठीक है, शिनकानसेन बुलेट ट्रेन है जो, ठीक है, ये इसकी जो नोज है ये किंगफिशर के चोंच की तरह, बीक की तरह होती है, राइट। क्यों, इट विल रिड्यूस द नॉइज एंड इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। टनल में से जाना है, नॉइज को रिड्यूस करेगा, साउंड वेव्स को रिड्यूस करेगा, उसकी वजह से साउंड वेव्स इंटरफेयर नहीं करेगी, एट द सेम टाइम एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बायोमिमिक्री प्रमोट करती है रिसोर्स एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी समझते हैं, रिसाइकलिंग, काइंड ऑफ रिसाइकलिंग, बाकी वी विल रीड इन इकोनॉमी, इन एनवायरनमेंट एज वेल। ठीक है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट इनोवेशन को बड़ा इंप्रूव करता है। ठीक है, ये ग्रीन आर्किटेक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोडक्ट डिजाइन, रोबोटिक्स, अर्बन प्लानिंग एक्सेट्रा में हेल्पफुल है। दोबारा देख लेते हैं, बायोमिमिक्री एक्चुअली क्या होता है, लर्निंग फ्रॉम इम्यूलेटिंग नेचर स्ट्रेटेजी। नेचर की क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जब बात करते हैं अबाउट जिराफ, है ना, तो जिराफ की जो गर्दन होती है, राइट, द नेक इज लॉन्ग, क्यों, बिकॉज इट कैन ईट फ्रॉम द हायर साइड, राइट, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है वहां से। तो दैट इज नेचर समथिंग, नेचर स्ट्रेटेजी, उसको इमुलेट कर सकते हैं फॉर सर्टेन सर्टेन थिंग्स। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, जैसे किंगफिशर की बीक, राइट। नेक्स्ट इज फिश सर्वाइवल टेस्ट फॉर कॉस्टिक सोडा, इंडस्ट्री वेस्ट वाटर। ठीक है, तो इंडस्ट्री वेस्ट वाटर में कितना कॉस्टिक सोडा है, इसके लिए इन्होंने एक बायोएससी रिसेंटली वो किया है, क्या करेंगे, बायोएससी को रेगुलेशन में यूज किया है। किसने, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स। ठीक है, अब बायोएससी क्या होता है, बायोएससी इज अ लेबोरेटरी टेस्ट दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स टू मेजर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टॉक्सिसिटी। तो किसी कोई भी चीज बायोलॉजिकली एक्टिव है या बायोलॉजिकली टॉक्सिक है, इसको चेक करने के लिए बायोलॉजिक मतलब ऑर्गेनिजम्स को यूज करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करना, दैट इज कॉल्ड एज बायोएससी। ठीक है, तो फिश सर्वाइवल टेस्ट है, ये किसके लिए है, फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जो होता है इसके लिए है, रिसेंटली इन्होंने रिकमेंड किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज, जो ट्रीट, उसको पहले ट्रीट करना पड़ता है, इफ यू ऑल नो। ठीक है, तो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो प्रिस्क्राइब्ड जो टेस्ट है, फिश सर्वाइवल थ्रेशोल्ड है, उसको पास करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है
कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी में हमें जाने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो डालेंगे जहाँ पे फिश होंगी फॉर एग्जांपल, तो इट शुड बी लाइक, फॉर एग्जांपल अगर 100 फिश है तो उसमें कुछ इनको वो दे देंगे, 5% से ज्यादा नहीं मरनी चाहिए, 95% शुड सर्वाइव, दिस इज हाउ द बायोएसिस वर्क। ठीक है, अगर उससे ज्यादा अगर सर्वाइव कर रही है मतलब आपका जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है दैट इज नॉट करेक्ट, यू हैव टू ट्रीट इट प्रॉपरली। ठीक है, दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, पहले मर्करी सेल प्रोसेस यूज करते थे, मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी को भी यूज करेंगे, राइट, इट इज मोर एफिशिएंट एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। देन नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेथेन हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं नॉन मेथेन हाइड्रोकार्बन्स? ऑब्वियसली CH4 इज मेथेन, इनको छोड़ के जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, C2H6 एथेन हो गया एंड सो फोर्थ, वो सारे होंगे नॉन मेथेन हाइड्रोकार्बन्स। अभी क्या है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ठीक है, ये कहाँ पे है, मुंसायरी उत्तराखंड में, इसने डिटेक्ट किया नॉन मेथेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब ये हिमालयन रीजन में भी, ये रिमोट एरिया हिमालयस का, वहां पे भी नॉन मेथेन हाइड्रोकार्बन आ गए हैं। होते क्या है नॉन मेथेन हाइड्रोकार्बन्स? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, VOCs आपने सुना होगा, और VOCs आपको पता है विद सनलाइट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, तो मतलब ग्राउंड ओजोन जिसको बोलते हैं दैट इज वेरी टॉक्सिक, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इनकी हायर केमिकल रिएक्टिविटी है और एयर पोल्यूशन के लिए हाईली ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इनके नेचुरल सोर्सेज होते हैं, वेजिटेशन से भी आ जाते हैं, मेरीन इकोसिस्टम से भी आ जाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है, वेक्युलर इमिशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एक्टिविटीज है, बायोमास बर्निंग है, इन सबसे, एंड एज आई सेड ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के लिए इंपॉर्टेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल है, और ये एरोसोल्स को भी और PM2.5 को भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज नाइट विजन डिवाइसेस। अब इंडिया इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड नाइट विजन डिवाइसेस को भी प्रमोट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है फॉर अंडर आत्मनिर्भर भारत। आर्म्ड फोर्सेस को जरूरत पड़ती है, ठीक है, दे आर किस में, हैंड हेल्ड डिवाइसेस में, वेपन्स में, हेलमेट्स वगैरह में यूज होते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है? नाइट में अगर कुछ इंसर्जेंसी है या नाइट में कुछ करना है उसके लिए। ठीक है, इसमें थर्मल इमेजिंग भी है, थर्मल इमेजिंग जो है IR इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है, इवन अंडर कंप्लीट डार्कनेस, स्मोक, डस्ट, डेंस वेजिटेशन, हर जगह यूज हो सकता है। अभी 3rd and 4th जनरेशन ट्राई कर रहे हैं जो कि हाई एनर्जी रेजोल्यूशन के साथ है, हाई इमेज रेजोल्यूशन के साथ, और BEL है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसने रिसेंटली एक एडवांस फैसिलिटी जो है वो बनाई है, कहाँ पे, निम्मालुरु आंध्र प्रदेश में। तो दिस कैन बी आस्क्ड, नाइट विजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो एडवांस्ड है वो कहाँ पे है, निम्मालुरु आंध्र प्रदेश में, और कौन और उसको वो कर रहा है ऑर्गेनाइज, BEL। देन नेक्स्ट इज ड्रॉप शिपिंग, इसके ऊपर 2026 यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स में इसी साल। ठीक है, तो AI ड्रिवन ई-कॉमर्स का पार्ट है ड्रॉप शिपिंग। इसमें क्या होता है, ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट मेथड है जहाँ पे जो भी वेबसाइट है, जो सेलर है वो प्रोडक्ट को नहीं रख रहा, वो थर्ड पार्टी सप्लायर के थ्रू बेच रहा है, जो कि काइंड ऑफ मार्केट बेस्ड ई कॉमर्स जो है, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स जो है उसके तरीके से। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको अगर परचेज करना, आप जाके चेक करोगे और डायरेक्टली AI यूज होगा। ठीक है, AI प्लेटफॉर्म्स है जैसे शॉपिफाई वगैरह है ना, इनके थ्रू डायरेक्टली जो सेलर है वो ऑनलाइन क्रिएट करेगा और AI टूल असिस्ट करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह बताएंगे, इमेजेस, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ AI टूल्स करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देगा तो सप्लायर डायरेक्टली, सेलर जो है सप्लायर को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा ऑर्डर, सप्लायर सेल भेज देगा। तो जो प्राइसेस है वो सेलर डिसाइड करेगा और सप्लायर प्रोडक्ट सेल भेजेगा, और जो भी डिफरेंस है, मान लो सेलर ने सप्लायर से लिया 15 रुपए में और आपको भेज दिया 20 रुपए में, सो 5 रुपए का डिफरेंस है, दैट इज द मार्जिन ऑफ द सेलर। ठीक है, दिस इज द होल पॉइंट। एडवांटेज क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं चाहिए, AI की वजह से है तो इट इज अ लिटिल ईजियर। ठीक है, एंड यूजर फ्रेंडली है। लिमिटेशन है क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी, अवेलेबिलिटी वगैरह, शिपिंग टाइम वगैरह, इस पे सेलर का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सप्लायर के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। इस बट जो भी अमेजोन वगैरह है इसमें दे आर लुकिंग रिगार्डिंग द शिपिंग। ठीक है, क्योंकि मार्केट बेस्ड है, शिपिंग है, क्वालिटी है, रिटर्न्स है, सब अमेजोन के थ्रू होता है, राइट।
नेक्स्ट इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इंडियाज 100th रामसर साइट। ठीक है, तो ये सूरताल जो है बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है। ये नेम्ड आफ्टर जयप्रकाश नारायण, ठीक है, उनके नाम पे नाम है, और ये सूरताल है। इट इज एन ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है, जब जहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे उसके काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, और जो रिमेनिंग पाथ में जो लेक रह जाती है उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इट इज एन ऑक्सबो लेक सूरताल, ठीक है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में है, ठीक है, और इसको 1991 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था, पर रामसार साइट जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, इट इज 100th रामसार साइट इन इंडिया, ये याद रखना है। अब रामसार के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया रामसार ईरान में 2 फरवरी 1971 को जो कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, दैट इज कॉल्ड एज रामसार कन्वेंशन, और इंडिया इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ठीक है, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स पे बात करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड पे बात करता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कार्बन क्रेडिट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, आर्टिकल 6.4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने म्यांमार के एक जो क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट है उसको रिसेंटली फर्स्ट कार्बन क्रेडिट फैसिलिटी दी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस कंट्री का है, कौन सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन क्रेडिट दिया है अभी यूनाइटेड नेशंस ने। अब कार्बन क्रेडिट होता क्या है, अगर कोई भी इनिशिएटिव है वो रिड्यूस करता 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, या तो थ्रू इट्स इनोवेशन, तो उसको 1 कार्बन क्रेडिट मिलता 1 टन के लिए। तो म्यांमार ने जो ट्रेडिशनल वुड बर्निंग कुक स्टोव है उनको क्लीन कुक स्टोव से चेंज किया, तो ये आर्टिकल 6.4 के अंडर मिलता है यूएनएफसीसी की। ठीक है, दिस इज गुड इनफ। बाकी एनडीसीज क्या होते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होते हैं, दिस आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ दिस इज नेक्स्ट टॉपिक, बायोचार। बायोचार क्या होता है, कार्बन नेगेटिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, बायोचार होता है क्या, हाईली पोरस कार्बन रिच मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बायोमास अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन। जैसे हमने ऊपर सिन गैस में पढ़ा था, सिन गैस में क्या कर रहे हैं, कोल को लो ऑक्सीजन एंड हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं तो H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, राइट। तो इसी तरह पायरोलाइसिस कंडीशन के अंदर जो भी अपना ये है बायोमास है, आप इसमें जैसे क्रॉप रेजिड्यू वगैरह उनको यूज करते हैं तो बायोचार बनता है। बायोचार क्या है, कार्बन का स्टेबल फॉर्म है जो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रह सकता है। तो उसको आप डायरेक्टली अगर जमीन में डाल दोगे तो इट वोंट इम्पैक्ट द क्रॉप एंड इट विल हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना। ठीक है, हाई पोरोसिटी है तो सॉइल एरेशन को इंप्रूव करेगा, वाटर हेल्डिंग को इंप्रूव करेगा, न्यूट्रिएंट रिटेंशन को इंप्रूव करेगा, दैट इज व्हाई इट विल आल्सो एनहांस द सॉइल फर्टिलिटी। तो बायोमास को है फॉसिल फ्यूल की तरह यूज करने की बजाय, जलाने की बजाय, ठीक है, एटमॉस्फेयर को खराब करने की बजाय, मींस CO2 एक्स्ट्रा एमिट करने की बजाय, इट इज अ बेटर वे टू मेक इनटू बायोचार। आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगी और एटमॉस्फेयर में CO2 भी कम जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, ये बता दिया मैंने सारा। ठीक है, अच्छा, बायोचार जो है चारकोल से डिफरेंट होता है। बायोचार सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है, जबकि चारकोल जो है एज अ फ्यूल यूज होता है। तो चारकोल इज कार्बन पॉजिटिव, बायोचार इज कार्बन नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अरावली रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि रिसेंट डस्ट स्टॉर्म्स जो राजस्थान में, दैट मतलब एक्सप्लेन्स कि अरावली रेंजेस से अगर ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो डस्ट जो स्टॉर्म्स है वो इंडिया में या राजस्थान के जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, प्री मानसून अप्रैल से जून में, इफ यू लिव इन नॉर्थ इंडिया तो आपको पता है कि देयर आर लॉट ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स, स्पेसिफिकली डस्ट जो आती है वो थार डेजर्ट में आती है। अरावली रेंजेस अगर वहां से रिड्यूस होती है या डिग्रेड होती है तो और ज्यादा हो जाएगी इनकी इंटेंसिटी। अरावली रेंजेस 692 किलोमीटर है, जहाँ मतलब नहीं है। डायरेक्शन इनकी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, पूछा जा सकता है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली को कवर करती है। ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द। ठीक है, और राजस्थान में अराउंड 2/3 ऑफ द अरावली जो है राजस्थान में है। ठीक है, इट इज अ नेचुरल बैरियर जो डस्ट लेडन वो आती हैं, स्टॉर्म्स आती हैं, उनको ये रोकता है। अरावली ऑल्सो सपोर्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज
क्योंकि यहाँ से रिवर साबरमती लूनी निकलती है, राइट। वेजिटेशन है, सॉइल स्टेबिलिटी है, काफी मिनरल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड एंड टंगस्टन मिलता है इस एरिया में, राइट। एंड रिसेंटली इट वाज इन न्यूज ड्यू टू थ्रेट्स ऑफ माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। एंड रुद्रा M2 मिसाइल डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स ने अभी टेस्ट किया है, इंडिजीनियस मिसाइल है, इंडिजीनियस का मतलब इंडिया मेड। रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल, तो ये याद रखना है, एयर टू ASM मिसाइल बोलते हैं इसको, एयर टू सरफेस मिसाइल है। और इसको किस में से टेस्ट किया? सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से। देख लेते हैं रुद्रा M2 क्या है, इंडिजीनियस है, एयर टू सरफेस है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ARM है, ठीक है। डेवलप किसने की है? रिसर्च सेंटर इमारत जो है हमारी हैदराबाद में, ठीक है। पहले रुद्रा M1 हो चुकी है, रुद्रा M3 अंडर प्रोसेस है अभी, ठीक है। डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनिमी रडार सिस्टम उसके लिए है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती है, एंड इट विल बी यूज्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट जैसे सुखोई MK3, ठीक है। हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसमें GPS वगैरह यूज करेंगे और डायरेक्टली जाके उसको अटैक करेंगे टारगेट को, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है एनिमी का। और हाइपरसोनिक स्पीड 5.5 मैक तक जा सकती है, इसकी स्पीड इज क्वाइट हाई, ठीक है। एंड अप टू 300 किलोमीटर एंड अप टू 200 किलोग्राम ऑफ वॉरहेड होता है एम्यूनिशन, ठीक है, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? ये एक्टिवली नहीं करती है सर्च टारगेट को, अपना रडार नहीं यूज करती हैं, ये क्या करती हैं, जो मतलब जहां पे अटैक करना है उनकी ही रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करके वहां पे अटैक करती है, मतलब कि उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करती है और जाके वहीं पे स्ट्राइक करती है, अपना ये रडार या अपनी रेडिएशन नहीं कैरी करती है, राइट। देन नेक्स्ट इज मेड इन इंडिया एयरबस C295, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरबस है, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। तो असेंबली लाइन जो है वो इंडिया में इसकी वो हो रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जर्मनी का है, एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इंडिया का, ठीक है, मिलके कर रहे हैं। टोटल 56 एयरक्राफ्ट आने हैं, जिनमें से 16 डिलीवर होंगे फ्लाईवे कंडीशन फ्रॉम स्पेन, ठीक है। कंपनी जर्मन बट स्पेन के थ्रू आएगी क्योंकि इसके मल्टीपल सब्सिडरीज हैं। और 40 जो एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चर एंड असेंबल्ड इन इंडिया होंगे, तो मेक इन इंडिया के अंडर है, मेड इन इंडिया के अंडर, सॉरी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो DRDO ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है और नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज, दो ये मिसाइल्स बनाई हैं अभी DRDO ने, टेस्ट करी हैं, ठीक है, फ्लाइट टेस्ट। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? रॉकेट से लॉन्च होती है और इसमें जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो अपने आप गाइडेड होती है, ठीक है। अपने आप डिटेक्ट करती है, ट्रैक करती है, इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, सॉरी, उसके अंदर अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कमांड कंट्रोल है, तो ये क्या करेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू डायरेक्ट डिटेक्ट करके इंगेज करेंगी, मतलब दे विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय थ्रू डायरेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमारे कुछ मिसाइल्स है, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है, ये एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए है, ऑल्टीट्यूड ऑफ 50 to 180 किलोमीटर, मतलब एटमोस्फेयर से बाहर जाके ये इंटरसेप्ट करेंगे। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो एंडो एटमोस्फेरिक है, अप टू 30 किलोमीटर्स, ठीक है। देन S-400 ट्रायम्फ मिसाइल है, रशियन ओरिजिन है, और क्रूज मिसाइल, दीज आर आल्सो यूज इन क्रूज एंड बैलिस्टिक दोनों तरह से, ओवर लॉन्गर रेंज एंड शॉर्टर रेंज एज वेल। देन बराक 8 मिसाइल है इंडिया की, राइट, जो इजराइल के साथ डेवलप की है इंडिया ने। इसके अलावा आकाश और स्पाइडर शॉर्ट रेंज डिफेंस मिसाइल्स हैं। तो दीज आर द एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स ऑफ इंडिया, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीड इट। देन नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो DRDO ने अभी फाइनली क्लियरेंस दिया नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है। अब है क्या? इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सर्विलेंस के काम आता है, ठीक है। ये किसके ऊपर है हमें ज्यादा मतलब नहीं है, बट एम्ब्रार EMB 145 एयरक्राफ्ट के ऊपर है, और आई इन द स्काई है, मतलब एयरक्राफ्ट के ऊपर है, स्काई में बैठा है एक आपका डिटेक्शन के लिए, आई, आंख की तरह, राइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आई इन द स्काई, ठीक है। तो देखो 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पे है और 360 डिग्री सर्विलेंस कर सकता है,
एंड टारगेट्स जो है अप टू 250 किलोमीटर अवे, मतलब 40,000 फीट की ऊंचाई से 250 किलोमीटर दूर अगर कोई टारगेट है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, और 360 डिग्री अपने चारों तरफ, राइट। ठीक है, नेत्रा MK2 इज अंडर डेवलपमेंट अभी, ठीक है, आगे पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। देन एयर कुशन व्हीकल्स, ठीक है, एयर कुशन व्हीकल्स, इनको हम हॉवरक्राफ्ट भी बोलते हैं। तो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने 6 जो है इंडिजिनियसली डेवलप्ड हॉवरक्राफ्ट है उनको इंड्यूस किया है, मतलब अपने उसके अंदर इंडक्ट किया है अपनी फ्लीट के अंदर, ठीक है। हॉवरक्राफ्ट जो है ये किसने डिजाइन किया है? दिस चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने, अंडर आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के अंदर। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड में इंट्रोड्यूस होगा, सर्विलेंस को इम्प्रूव करेगा। हॉवरक्राफ्ट क्या है? लाइट वेट होता है, मराइन ग्रेड मटेरियल से होता है, तो इसलिए क्या ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होती है क्योंकि अच्छा मटेरियल यूज होता है, और मैन्योवर इजीली हो सकता है क्योंकि लाइट वेट होता है। इसके अंदर रडार है, नेविगेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, थर्मल इमेजिंग वगैरह है, ठीक है। कन्वेंशनल बोट्स और इसमें हॉवरक्राफ्ट में डिफरेंस क्या होता है? हॉवरक्राफ्ट के पास कुशन होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या है, ये बोथ लैंड एंड वाटर दोनों पे चल सकते हैं हॉवरक्राफ्ट, जबकि बोट सिर्फ वाटर पे चल सकती है। देन प्रोजेक्ट कुशा, अगेन एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर नया प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कुशा किसका है? DRDO का। इसमें क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, काफी सारा वो है इसके अंदर, ठीक है, मल्टी लेयर्ड है। 3 इंटरसेप्टर वेरिएंट्स हैं। तो फर्स्ट वेरिएंट है दैट इज अप टू 150 किलोमीटर, M2 इज 250 एंड M3 इज 350 टू 400 किलोमीटर। ये फाइटर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए, इवन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ का मतलब जो रडार के अंदर नहीं आती हैं, उन एयरक्राफ्ट को भी ये डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट कर सकती हैं। ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, अदर बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको सबको, ठीक है। जो मिशन ये सुदर्शन चक्र है इंडिया का, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये AI इनेबल्ड मल्टी लेयर्ड नेशनल एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड की बात कर रहे हैं बाई 2035, मिशन सुदर्शन चक्र, रिमेंबर दिस मिशन, ठीक है। तो पूछा जा सकता है मिशन सुदर्शन चक्र इज रिगार्डिंग एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, AI इनेबल्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक इंटेलिजेंस। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, राइट। वी हैव heard a lot about it, but a new term मे भी आप लोगों ने सुनी हो, मे भी नहीं। इट इज सिंथेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। एक डिश ब्रेन नाम का एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसके वजह से थोड़ा पॉपुलराइज हुआ है अभी रिसेंटली। होता क्या है? कंप्यूटिंग सिस्टम यूजिंग बायोलॉजिकल कंपोनेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कंप्यूटिंग सिस्टम विदाउट एनी बायोलॉजिकल कंपोनेंट बट ट्राइंग टू मिमिक अ बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, बट यहाँ पे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। जॉन हेगलैंड ने 1980s में टर्म कॉइन की थी, ठीक है। अभी इसके बारे में क्या क्या चल रहा है उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, जस्ट रिमेंबर व्हाट इज डिश ब्रेन। डिश ब्रेन इज समथिंग रिलेटेड टू यू नो सिंथेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। अब सिंथेटिक वर्सेस आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सिलिकॉन बेस्ड है, चिप है, सॉफ्टवेयर है, प्रेडिक्शन एंड डाटा प्रोसेसिंग मेन काम है। मेन काम इनका है टू वर्क लाइक अ ह्यूमन इंटेलिजेंस अ लिटिल, राइट। बट सिंथेटिक इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है टू वर्क एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट दे आर लर्निंग एंड अडेप्टिंग, रीजनिंग एंड बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसके लिए दे आर यूजिंग व्हाट? लिविंग न्यूरॉन्स। वो बायोलॉजिकल सिस्टम को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। एडवांटेज है, एप्लीकेशंस आप पढ़ लेना। एप्लीकेशन देखिए, साइंस का अगर कोई भी एप्लीकेशन है तो मोस्टली हर जगह पे होगा। मेडिकल रिसर्च, ड्रग डिस्कवरी, न्यूरो साइंस, ब्रेन BCIS है ना, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस आपने सुना होगा, रोबोटिक्स, नेक्स्ट जनरेशन लो पावर कंप्यूटिंग, इन सब में ये यूज हो रहा है एप्लीकेशन में। चैलेंजेस हमेशा एथिकल इश्यूज रहेंगे, रेगुलेटरी इश्यूज रहेंगे। जब तक कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके एथिकल इशू, एनवायरमेंटल इश्यूज, रेगुलेटरी इश्यूज, ये हमेशा रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, राइट। नेक्स्ट इज ग्रेप्स 3 ऑब्जर्वेटरी। ग्रेप्स क्या है? गामा रे एस्ट्रोनॉमी एट PeV एनर्जीज फेज 3, ठीक है। इंडिया एंड जापान ने मिलके ग्रेप्स 3 ऑब्जर्वेटरी को स्टडी किया है, मतलब यूज किया है टू स्टडी अर्थ अपर एटमोस्फियर एंड सन्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन दोनों के लिए ग्रेप्स 3 ऑब्जर्वेटरी यूज हुई है। इंडिया की कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी है, ऊटी में है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ऊटी तमिलनाडु के अंदर है, और जापान के साथ मिलके अभी कुछ रिसर्च चल रही है अपर एटमोस्फेयर एंड सन्स मैग्नेटिक फील्ड पे। इट वॉज स्टार्टेड ऑपरेटेड बाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टिफ, सुना होगा आपने नाम में, TIFR,
एंड ग्रेप्स 1 ग्रेप्स 2 पहले थी, अभी ग्रेप्स 3 चल रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ कॉस्मिक रेज, जो एयर शार्स वगैरह होती हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना क्यों हो रही है, क्या है उनका वो। देन पार्टिकल्स, वेरियस पार्टिकल्स जो है पेटा इलेक्ट्रोनोवोल्ट एंड टेरा इलेक्ट्रोवोल्ट, इनको चेक करना, इनको डिटेक्ट करना। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, मेंस का टॉपिक है, पढ़ सकते हैं, राइट। देन एपिक्लोरहाइड्रिन जो है, इसने अभी एपिक्लोरहाइड्रिन जो है टी बैग्स में यूज होता था, जो टी बैग्स है उसका जो बाहर का पेपर या प्लास्टिक जैसा होता है जिसके अंदर चाय पत्ती होती है, दैट इज एपिक्लोरहाइड्रिन। तो इंडिया हैज बैंड इट टू बी यूज्ड एज ए टी बैग पेपर, ठीक है। BIS रिसेंटली बैंड इट, ठीक है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने रिसेंटली एपिक्लोरहाइड्रिन को क्लासिफाई किया एज ग्रुप 2A कार्सिनोजन, ठीक है। दैट इज मीन्स दैट माइट बी ए कार्सिनोजन टू ह्यूमन, कैंसर कॉजिंग, ठीक है, कंपोनेंट। तो दैट इज व्हाई इंडिया ने इसको बैन किया है रिसेंटली। BIS अभी रिसेंटली नए स्टैंडर्ड्स दिए हैं BIS ने, कंप्लीट बैन ऑन एपिक्लोरहाइड्रिन, ठीक है, बैन ऑन क्लोरीन ब्लीच एजेंट्स, मैंडेटरी माइग्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड्स जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए हैं, और ट्रेसेबिलिटी एंड लेबलिंग को इन्हांस किया है, राइट। एपिक्लोरहाइड्रिन है क्या? इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, एपॉक्सी रेजिन में यूज होता है, ग्लिसरॉल में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स में यूज होता है, बट फूड कॉन्टेक्ट मटेरियल की तरह सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, धीरे धीरे यूज बढ़ रहा था, बट रिसेंटली इट हैज बीन बैंड। देन नेक्स्ट इज साइगेलोसिस, अगेन अ डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, और डिसेंट्री कॉज करता है। ये बेसिलरी डिसेंट्री का मतलब डिसेंट्री कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये साइगेला इज द बैक्टीरिया, ठीक है, इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ट्रांसमिशन होता है कंटामिनेटेड फूड से, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से, कंटामिनेटेड सरफेस से, ओरोफिकल रूट से ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। लो इवन स्लाइटेस्ट इन्फेक्शन इज कैन बी हाईली डेंजरस, हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है। हाई रिस्क ग्रुप कौन है? चिल्ड्रन बिलो 5 years, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? सीवियर इन्फेक्शन, समटाइम्स सीजर्स, दौरे पड़ना, टॉक्सिक, राइट। मेगाकोलन जो लार्जर इंटेस्टाइन है, दैट इज टॉक्सिक, देयर कैन बी टॉक्सिसिटी, एंड हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, दैट मीन्स यूरिन के अंदर ब्लड आना। दिस आर द वेरियस सिम्टम्स। अभी कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है इसके लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये साइगेलोसिस जो है कोलेरा से डिफरेंट है, कोलेरा भी ओरोफिकल है, लेकिन साइगेला जो है इंटेस्टाइनल लाइनिंग को वो करता है, इन्वेड करता है, ब्लडी डायरिया, ब्लड इन डायरिया एंड यूरिन आता है, ठीक है, जबकि कोलेरा जो है वाटरी स्टूल्स आता है उसमें, ठीक है, इट इज बाय विब्रियो कोलेरा, और ये साइगेलिया की, ठीक है। देन वारिया, इंडिजिनियस AI वीडियो जनरेशन मॉडल, ठीक है। बहुत सारे AI वीडियो जनरेशन मॉडल हैं इन जनरल भी, लेकिन इंडिया का इंडिजिनियस है ये, और मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी ने, ठीक है, लॉन्च किया है, डेवलप किया इसने अवतार ने, ठीक है। इट इज डिस्टिल्ड AI वीडियो जनरेशन मॉडल, ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को, इमेजेस, आइडियाज को वीडियो में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये नॉलेज डिस्टिलेशन मॉडल यूज करता है। ये क्या होता है? ये स्मॉलर स्टूडेंट मॉडल है, लार्जर जो कि बड़े मॉडल से सीख के करता है। इट इज अ सेल्फ लर्निंग मॉडल, ठीक है। ये वेरियस लैंग्वेजेस में है, मोस्टली कल्चरली रेलिवेंट कंटेंट की बात करता है। फीचर्स क्या है कि बहुत फास्ट है, बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर्स, अराउंड 10 times चीपर, एंड स्पीड भी ठीक है, राइट। और सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया का AI मिशन है, उसको सपोर्ट करता है, राइट। ओके, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट, हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट है नागपुर में अप्रूव किया है। मेडिकल साइक्लोट्रॉन होता क्या है? इट इज अ पार्टिकल एक्सीलरेटर, यूज होता है चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने में अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और मेडिकल रेडियो आइसोटॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको पता है बहुत सारे रेडियो आइसोटॉप्स है वो यूज होते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस, ठीक है। बहुत सारे जो रेडियो आइसोटॉप्स है, PET पेट स्कैन आपने सुना होगा, PET CT स्कैन आपने सुना होगा, टारगेटेड रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी फॉर कैंसर एंड अदर डिजीजेस सुना होगा। ये वेरियस
वहाँ इक्विपमेंट्स है जिसमें यूज होता है। कौन कौन से रेडियो आइसोटॉप्स यूज होते हैं ये पढ़ लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन F18, ठीक है, वो यूज होता है क्योंकि ये एक्चुअली फ्लोरीन इज 17, ठीक है, 18 जो है दैट इज एन आइसोटोप, तो पेट इमेजिंग में यूज होता है। इसी तरह गैलियम 68 यूज होता है न्यूरो एंडोक्राइन एंड प्रोस्टेट कैंसर के लिए, उसके डिटेक्शन के लिए। एंड ल्यूटियम 177 यूज होता है टारगेटेड रेडियोन्यूक्लियोटाइड थेरेपी, एडवांस कैंसर की थेरेपी के लिए, राइट। इसके अलावा कोबाल्ट 60 यूज होता है आयोडीन 131 थायराइड के लिए यूज होता है। कोबाल्ट 60 जो है ये फिर से उसके लिए डिटेक्शन के लिए यूज होता है। देन इरिडियम 192 ब्रैकीथेरेपी के लिए यूज होता है, ठीक है। यूटेरियम 90 है रेडियो इमोबिलाइजेशन ऑफ लीवर कैंसर में यूज होता है उसकी उसके लिए डिटेक्शन के लिए। टेक्नीशियम 99M ये यूज होता है डायग्नोसिस के लिए, मोस्टली हार्ट, बोन्स, किडनी एंड ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स रिलेटेड इमेजिंग के लिए, उनके डिसीजिंग के लिए। कार्बन 14 तो आपको पता है डेटिंग के लिए, ठीक, मतलब कि एज चेक करने के लिए। स्ट्रॉन्शियम 90 है कुछ कैंसर थेरेपीज में यूज होता है, राइट। फास्फोरस 32 है सिलेक्टेड ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए, कुछ ब्लड डिसऑर्डर के लिए। सोडियम 24 है ब्लड सर्कुलेशन स्टडीज के लिए, लीक डिटेक्शन के लिए, ये हेमरेज वगैरह डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सीजियम 137 है रेडियोग्राफी के लिए, सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रीलिम्स मैगजीन, ठीक है, थर्ड पार्ट था। अभी तीनों पार्ट्स का आप देख सकते हैं, तीनों पार्ट्स की कंबाइंड मैगजीन भी और इंडिविजुअल मैगजीन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।